नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। आई एम अपर्णा मिश्रा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण हमारा क्रैश कोर्स पार्ट 1 चल रहा है, जहां पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम यहां कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बेसिक तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और अपने पार्ट 2 में हम एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स जो हिंदी व्याकरण में हमारे कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं। हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स को कवर भी कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देख लें। और दोस्तों, बार बार हम आपको बोलते हैं कि कोर्स ओवरव्यू एक हमने अपनी समरी बनाई है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अपने इस क्रैश कोर्स पार्ट 1 में। तो आप ज़रूर समय लेकर इस पे ज़रूर ध्यान दें, ताकि ये टॉपिक्स एक बार आप देख लें तो आपको कवर हो जाए, क्लियर हो जाए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे और हमें कौन कौन से टॉपिक्स जानने हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि हमने भाषा, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 3 हमारे जो टॉपिक्स हैं इन्हें हमने कवर भी कर लिया है और इस पे बने अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है। और दोस्तों, एक और जानकारी हम आपको दे दें कि अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट हो या आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए हो, तो हमने आपको ये भी बताया है कि ब्राइट स्टडी IAS के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए। उससे आपको वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगी, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर उसे भी क्लियर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाषा, उपसर्ग, प्रत्यय हमारा हो चुका है, अभ्यास प्रश्न भी हो चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। हम संज्ञा करेंगे। दोस्तों, वैसे तो संज्ञा फिर वही बात है कि हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन हम जैसा कि बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, बेसिक तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, तो संज्ञा को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम संज्ञा का पार्ट 1 करेंगे और शुरुआत करेंगे उसे आराम से, अच्छे और ईजी वे में समझने की। तो संज्ञा पार्ट 1 चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा क्या है? संज्ञा मीन्स नाउन, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आपको ये बोलें कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भी लोग हैं, या हम आपको बोलें कि जो भी आप देख रहे हैं, क्या आप उनमें से किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को बिना नाम के या बिना किसी उसके पहचान के बुलाते हैं क्या? या आप बोल सकते हैं ऐसे? आप जवाब देंगे दोस्तों, नहीं। ज़रूर किसी न किसी चीज़, हर उस चीज़ का जो आपके आसपास अवेलेबल है, जो आपके आसपास उपस्थित है, आप उसको कोई ना कोई नाम ज़रूर देते हैं। भले आप अपने मन से, अगर किसी का नाम नहीं है तो आप उसे अपने मन से भी कोई नाम दे देंगे। कई बार ऐसा होता भी है, लोग मजाक में भी देते हैं और ऐसे भी दे देते हैं। और हमेशा तो कोई ना कोई, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता ही है। तो एग्जैक्टली यही है संज्ञा। क्या है? अगर हम उसे व्याकरणिक भाषा में देखें तो यह है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। एक मज़ेदार बात यह है कि अगर आप संज्ञा को हिंदी से ज़्यादा अगर इंग्लिश में नाउन से समझें तो नाउन इज इक्वल टू नेम, यूँ करके आपको और ईजिली कॉन्सेप्ट आप क्रैप कर लेंगे, समझ जाएंगे। जिन लोग को अगर इसमें प्रॉब्लम होती हो, वैसे तो ये बहुत ही आराम, बिल्कुल इजी गोइंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट होता हो तो नाउन इज इक्वल टू नेम, ये है आपका संज्ञा। और फिर हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम है तो वो संज्ञा ही कहलाता है। अब अगर हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखें दोस्तों, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि वस्तु, तो वस्तु में अगर हमने देखा, देखिए यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है मकान। मकान क्या है? एक वस्तु है, वस्तु का नाम है मकान। फिर जब हमने व्यक्ति की बात की तो व्यक्ति, अमर, व्यक्ति का नाम है। आप कोई भी नाम ले लीजिए, अमर ले लीजिए या राम ले लीजिए, रमेश ले लीजिए, कोई भी आप नाम ले लीजिए, आपका व्यक्ति का ही नाम है। फिर अगर हमने स्थान की बात की, स्थान में सिलीगुड़ी स्थान का नाम है, आप कोई भी स्थान का एग्जाम्पल दे दीजिए। फिर भाव, दोस्तों जैसा कि हम पढ़े हैं, इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि नहीं, भाव को हम कैसे संज्ञा में कैसे ले सकते हैं? तो नहीं, भाव भी अपने आप में एक नाम है। जैसे अगर हम भलाई बोलते हैं तो ये भी एक भाव है, भाव का नाम है, और इसीलिए हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये है आपका संज्ञा दोस्तों। अब अगर हम इसको हटाकर अगर हम संज्ञा के भेद की ओर चलें दोस्तों, तो जैसा कि हम
नॉर्मली दोस्तों जब हम संज्ञा के बारे में पढ़ें अपनी किसी भी ग्रामर बुक्स में या स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे भी, तो हम संज्ञा के भेद में दोस्तों नॉर्मली 5 भेदों को ही देखते हैं। लेकिन ज़रा आप यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या बताया गया है। यहाँ पर कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और इस बात पे आप गौर कीजिए। संज्ञा को 2 मान्यताओं के आधार पर विभाजित किया गया है। यहाँ अगर आप देखें तो एक है आपका परंपरागत, जैसा कि आप देख रहे हैं परंपरागत है, और परंपरागत आधार पे ही हम सभी संज्ञा को पढ़ते आए हैं दोस्तों। आपने अगर देखा होगा तो हम परंपरागत आधार पे ही पढ़ते हैं और उसके आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 भेद हैं इसके आधार पर। लेकिन एक दूसरा आधार भी है संज्ञा के भेद का, और वो है आधुनिक। एक है आपका ट्रेडिशनल और एक है आपका मॉडर्न, और इसके अनुसार जो है वो आप देख रहे हैं संज्ञा के 3 भेद हैं। क्या आपने ये पढ़ा था? अगर आपने पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर इसे शेयर भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। लेकिन इसे हमने 2 मान्यताओं के आधार पर बांटा है। पहला जो आधार है उसको ही हम ज़्यादातर लेते हैं कंसिडरेशन में, और परंपरागत आधार पर संज्ञा के 5 भेदों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन एक दूसरा आधार भी है आधुनिक, जिसके आधार पर आपके 3 भेद हैं। चलिए इसको हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं, और फ्लो चार्ट से आपको और क्लियर हो जाएगा इनके भेद कौन कौन से हैं। हालांकि कुछ कॉमन भेद हैं ऑब्वियसली, लेकिन चलिए ये भी समझें। अब जहाँ हमने संज्ञा को 2 आधार पे बांटा है, एक प्राचीन जिसे हम परंपरागत मान्यता कहते हैं, और दूसरा है आधुनिक मान्यता। तो प्राचीन या परंपरागत मान्यता के अनुसार अगर आप देखें तो इसका पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हैं आपके 5 भेद जो आपके प्राचीन मतलब कि परंपरागत मान्यताओं के अनुसार आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरा है आपका जो आधुनिक मान्यता के अनुसार है आपका जो, वो है आपका ये 3 भेद हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वो 3 भेद हैं। ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि आपके प्राचीन मान्यता के अनुसार भी आता है, जातिवाचक संज्ञा प्राचीन में भी आता है, और भाववाचक संज्ञा मतलब कि इन्हें इम्पोर्टेंटली एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है आधुनिक मान्यता के अनुसार। अब आप देख सकते हैं तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है दोस्तों। 2 मान्यताओं के आधार पे बताया गया है, लेकिन हम लोग जो ज़्यादातर पढ़ते हैं वो प्राचीन मान्यता के अनुसार ही पढ़ते हैं। तो चलिए प्राचीन मान्यता के अनुसार हम भेदों को समझें। तो हमारा जो पहला भेद है वो है, आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से ही आपका स्पष्ट है, ये वह संज्ञाएं हैं जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराए। जहाँ आपकी संज्ञा की परिभाषा की बात आती है वहाँ आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों लोग कई बार जब आपको दिए जाते हैं परिभाषाएं लिखने की तो वो लोग बहुत स्लाइटली मिस्टेक्स करते हैं, माइनर मिस्टेक्स करते हैं, और जिसके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं। ये क्या है, अब इसमें आपको ये ज़रूर ऐड करने की ज़रूरत है कि ये वह संज्ञाएं हैं जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराता है। ये है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझिए। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे मेंशन किया कि विशेष वस्तु के नाम, तब आप देखिए विशेष वस्तु में आपकी कोई भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे जब हमने यहाँ पे बात की गीता, रामायण, कुरान, टाटा चाय, माफ़ कीजिएगा साथ में है टाटा चाय, जब हमने ऐसी बात की तो ये क्या हुआ, ये विशेष वस्तु के बारे में बताया। गीता, रामायण, कुरान, इन सब में हमने ये नहीं कहा कि हमने किसी काव्य की बात की। हम जब सिर्फ काव्य की बात करते तो उसमें बहुत सारे आ जाते। हमने पर्टिकुलरली यहाँ पे नाम लिया है गीता, रामायण, कुरान, इनका। तो ये आपका क्या हुआ, ये हमने विशेष वस्तुओं का नाम लिया, हमने सिर्फ महाकाव्य नहीं बोला, महाग्रंथ नहीं बोला। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये आपका विशेष वस्तु हो गया। और यहाँ जब हम टाटा चाय की बात करते हैं या आप ताजमहल चाय की बात करते हैं, टाटा टी की बात करते हैं, दोस्तों हमारी तो दिनचर्या ही चाय से शुरू होती है और फिर आप चाय की आपकी झड़ी लग जाती है, स्पेशली बारिश के या ठंडी के मौसम में। तो यहाँ जब हम चाय की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन थिंग जो है
तो यहाँ चाय हमने सिर्फ चाय नहीं कहा, हमने टाटा चाय की बात की या ताजमहल चाय की बात की। तो क्या हो गया दोस्तों, ये हमने विशेष वस्तु की यहाँ पे बात की। जब हमने विशेष वस्तु की बात की तो वहाँ आपका क्या हो गया, सिंपली जब आपने देखा तो वहाँ आपका हो गया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया ये आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलिए वहीं आप अपने सेकंड जो हमारा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब आपका सेकंड है विशेष व्यक्ति का नाम। जब बात करते हैं व्यक्ति में, हमने व्यक्ति सिर्फ नहीं बोला, व्यक्ति में कोई भी आ सकते हैं। और आप देखिए व्यक्तियों में बहुत सारे नाम हैं, इतनी जनता है, आप इनमें किसी ऐसे नहीं बोल सकते उस व्यक्ति ने किया तो आपको नहीं समझ में आया कि सीता नहीं किया या राम नहीं किया या अर्चना नहीं किया या अक्षत नहीं किया। व्यक्ति आपने कहा, आपको नाम नहीं पता, किसी का भी नाम ले लिया। लेकिन जब हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जैसे सीता, राम, अर्चना, अक्षत, इस तरह से अगर हम नाम ले रहे हैं तो ये हमने किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया और इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है हमारा स्थान। स्थान का नाम। स्थान में भी, स्थानों में भी आप भारत में ही देख लें तो कितने सारे स्थान हैं। भारत के बाहर जाएं तो आप बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हमने पर्टिकुलरली स्थान का नाम लिया लखनऊ, रतलाम, चेन्नई आदि, या अर्जेंटीना, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, फ्रांस, वॉटएवर, जितने एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं दीजिए। लेकिन हमने पर्टिकुलरली जगह की बात की। जब हमने पर्टिकुलरली स्थान की बात की, नाम लिया उसका, तो क्या हो गया, ये आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से इसके अलावा आप दिशाओं में भी देख सकते हैं। दिशाओं में आपके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब बहुत सारे हैं। देशों में बहुत सारे देश हैं, आप जैसा कि अभी हमने आपसे कहा, आपको बताया। राष्ट्रीय जातियों में हम भारतीय हैं, वो अमेरिकी है, वो नाइजीरियन है, ऐसे बहुत सारे आपके पास हैं। समुद्रों में बहुत सारे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ऐसे बहुत सारे। नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती देख सकते हैं। पर्वतों में समाचार पत्र, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिन, महीने, त्योहार आदि, इन सब में भी आपके जब आप पर्टिकुलरली इसमें नाम लेते हैं, सिंपली आप समझिए, स्पेसिफिकली आप किसी को जब स्पेसिफाई करते हैं, जब आप विशेष तौर पर किसी का नाम लेकर उसे पुकारते हैं या स्पेसिफाई करते हैं, तो वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे भेद की ओर। आपका दूसरा भेद जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है आपका जातिवाचक संज्ञा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारा सेकंड भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो जाति, अब ये भी आपका नाम से स्पष्ट है। जैसे आपने व्यक्ति में देखा, पर्टिकुलरली नाम से आपका व्यक्तिगत रूप पे आपने स्पष्ट कर लिया। जाति भी जाति दर्शा रहा है। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं के नामों का बोध हो, वह है आपका जातिवाचक संज्ञा। सिंपली जिस शब्द से आपके जाति के प्राणियों का या उनके वस्तुओं के नाम का बोध होता है, वो होता है जातिवाचक संज्ञा, जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस किया। अब इसे भी अगर हम उदाहरण देखें तो दोस्तों देखिए, उदाहरणों से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। अगर हम इसे आप उदाहरण लेंगे, आप उदाहरण से अगर स्पष्ट करें तो आप देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहला आपका उदाहरण है, जब हम पशु पक्षी की बात करें, जब हमने यहाँ पे पशु पक्षी बोला, आप पशु पक्षी बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे आते हैं। पशुओं में गाय आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा, गाय की जाति, घोड़े की जाति, पक्षियों में कौवे की जाति, तो ऐसे बहुत सारी जाति आ गई। पशु पक्षी ली मतलब हमने किसी का नाम नहीं लिया, पशु पक्षी हमने जातिगत तौर पे बोल दिया, व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोला कि कौवे की बात कर रहे हैं हम या किसी और कोयल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने पशु पक्षी बोल दिया तो हमने कलेक्टिवली सबके बारे में बोल दिया, जातिगत तौर पे हमने सबके बारे में बोल दिया। फिर वस्तु में बहुत सारे वस्तु हैं, कुर्सी, किताब, मेज, आपका फिर पेन, बॉल, ये सारे जितने भी आपके वस्तु पड़े हुए हैं, वहाँ वस्तु पड़ा हुआ है। कौन सा वस्तु पड़ा हुआ है हमें नहीं पता। वो कुर्सी भी हो सकता है, किताब भी हो सकती है, फिर आपका पेन भी हो सकती है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये आपका वस्तु के अंतर्गत आ गया, वस्तु हो गई जाती। फिर नदी में हमने पर्टिकुलरली गंगा यमुना का नाम नहीं लिया, जैसे कि हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिया था, आप जानते हैं। तो नदियों में बहुत सारी नदी आ गई, तो ये आपकी नदी की जाति का बोध करा दिया। फिर लड़की, हम सभी लोग हमेशा अक्सर बात करते हैं कि वो लड़की जात कोमल होती है, या ऐसा हमने अक्सर सुना है, लड़के जात रोते नहीं हैं। तो ऐसी जातियों के नाम पर जब वो बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं। लड़की एक जात होगी, लड़का एक जात होगी। अरुणा, अपर्णा, सभी सारी लड़कियों का बोध आ गया। हमने व्यक्तिगत तौर पे किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन जब हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य जाति का कल्याण हो, तो संसार की सारी जातियाँ आ जाती हैं, उसमें सारी मनुष्य जाति आ जाती हैं।
किसी पर्टिकुलरली हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलरली हम किसी लड़का जाति या लड़की जाति का नाम नहीं ले रहे हैं, हम मनुष्य का नाम ले रहे हैं, सारी मनुष्य जाति के कल्याण की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जातिगत तौर पे हो गया। फिर पहाड़, जैसा कि हमने इससे पहले अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने जब किया, पहाड़ जब बोला तो पहाड़ियों के अंतर्गत जब हम नाम लेते हैं फ्यूजियामा की पहाड़ी या फिर हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट या ऐसा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। देखिए हम आपको साथ साथ में थोड़ा रिलेट करके देते जा रहे हैं ताकि आप खुद एनालिसिस करें और समझें। लेकिन जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो पहाड़, बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ एक जाति होगी, उसके अंदर आप हाँ बोल सकते हैं, इसके अंदर ज़रूर बोल सकते हैं कि फ्यूजियामा की पहाड़ी, हिमालय की पहाड़ी, आदि पहाड़ी, ये ज़रूर बोल सकते हैं। फिर शहर, जैसे अभी हमने किया, शहर में बहुत सारे शहर हो सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बहुत सारे शहर हो सकते हैं। हाँ, अगर हम बोलें कि दिल्ली है, मुंबई है ना, चेन्नई है, तब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जब हमने शहर कहा तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। आपको इसी से क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। सिंपली दोस्तों यही चीज़ है, कोई बहुत बड़ा इसमें आपको ट्रिक नहीं लगाना है, सिंपली समझना है, सिंपली से क्लियर करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा नोट दिया हुआ है कि आधुनिक मान्यताओं के आधार पर द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे आधुनिक मान्यता के अनुसार, इसलिए जब हमने पढ़ा तो हमने 3 भेदों के ही बारे में पढ़ा आधुनिक मान्यता के आधार पर जो भेद दिखे, क्योंकि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों होप्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी तो हम क्योंकि परंपरागत मान्यता के आधार पर पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पर 2 भेदों को पढ़ा। बाकी के जो 3 हमारे भेद हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, संज्ञा पार्ट 2 में। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो ज़रूर आप पूछें। तब तक के लिए वेरी मच थैंक यू एंड स्टे